हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 26 जून के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल चेक किया जाए तो आप सभी को 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिर्फ 20 से 25 मिनट में। कितना? तो 20 से 25 मिनट में आप सभी को 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कम समय में इतना रिवीजन आप सभी के लिए काफ़ी है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने 26 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है? तो अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा है जो गैर नाटो सहयोगी के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केन्या। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले यूएसए ने केन्या को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में मान्यता दे दी है। ठीक है, तो यह केन्या जो है यह नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन यह गैर नाटो सहयोगी देश में शामिल हो गया है। किसने शामिल किया है? तो यूएसए ने शामिल किया है। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप का यह चौथा देश बन जाता है जो गैर नाटो सहयोगी में शामिल हो गया है। और केन्या पर अब सुरक्षा और प्रतिबद्धता का पूरा अधिकार किसके ऊपर चला गया है? तो यह नाटो पर चला गया है। यानी अब केन्या पर कोई भी बाहरी देश आक्रमण करेगा तो केन्या की रक्षा कौन करने वाला है? तो नाटो करने वाला है। तो नाटो कौन सा देश है? नाटो जो है नाटो में शामिल केन्या अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश बन गया है? तो यह चौथा देश बन गया है, ये आपको याद रखना है। अगर बाकी के देश के बारे में बात करते हैं तो पहला देश कौन शामिल हुआ था गैर नाटो में? मिस्र शामिल हुआ था, दूसरा मोरक्को और तीसरा ट्यूनीशिया और चौथा कौन शामिल हुआ है? तो केन्या शामिल हुआ है। अगर बात करते हैं केन्या के राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। केन्या की राजधानी का क्या नाम है? नैरोबी। और नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय है। कहाँ पे है? तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 जून 1972 को हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और नाटो के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे मार्क रूटो। और इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? तो इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा अक्टूबर 2024 से। ये भी आपको याद रखना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स अगर पूछे किसकी राजधानी है तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ये यहाँ से आपको नोट करना है। नाटो में शामिल 31वां देश पूछे कौन सा है? तो 31वां देश हुआ शामिल, उसका नाम है फिनलैंड। और बात करें कि 32वां जो नवीनतम देश शामिल हुआ है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है स्वीडन। तो 31वां और 32वां देश याद रखना है। अभी कुछ संगठनों के बारे में देख लेते हैं जिसमें हाल फिलहाल में नए सदस्य शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में अभी जो है, अगर बात करें ब्रिक्स में पहले कितने सदस्य देश थे? तो ब्रिक्स में 5 देश थे और 5 नए देश शामिल हो गए हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और इसके साथ साथ इथोपिया। तो ये 5 देश और शामिल हो गए हैं। तो अब बात करें टोटल कितने देश हैं? तो टोटल 10 देश है ब्रिक्स में। सीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो 9वें क्रम का बना है ईरान। तिमोर लिस्ते यह किसका सदस्य बना है? तो यह आसियान का सदस्य बना है। और कौन से क्रम का बना है? तो 11वें क्रम का बना है, ये भी याद रखना है। और G20 में अभी जो है 21वां सदस्य देश कौन शामिल हुआ है? तो 21वां सदस्य देश शामिल हुआ AU यानी अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। और अफ्रीकन यूनियन का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अदिस अबाबा में किसका मुख्यालय है? तो यह है AU का मुख्यालय है, जिसे कहते हैं अफ्रीकन यूनियन। वहीं बात करते हैं UN यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे फिलेमोन यंग। ठीक है, और ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये कैमरून देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है? तो रैमपेज मिसाइल की विशेषता क्या है? यह एयर टू सतह मतलब हवा से सतह में वार करने में यह सक्षम है। हवा से सतह में वार करने में यह सक्षम है, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में अप्रैल 2024 में
सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो अप्रैल मंथ में 2024 के जीएसटी संग्रह में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो वह बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, यूएन महिला डेटा के अनुसार महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें यूएन महिला डेटा के अनुसार इसमें बताया गया है कि राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट के पद पर महिलाओं को नियुक्ति के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 171वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर जानकारी देखें तो यूनाइटेड नेशन महिला रिपोर्ट के अनुसार इसमें बात किया गया है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के रूप में महिलाओं को शामिल करने के मामले में पहला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को शामिल किया है फिनलैंड ने। यहाँ पे जो है 19 कैबिनेट मंत्रियों पर 12 को जो है किसमें शामिल किया गया है? 12 कैबिनेट मंत्री महिला के रूप में बनाया गया है। जबकि अपने भारत में जो है यह रैंक कितना है? तो महिलाओं को शामिल करने के मामले में जो है 171वां स्थान भारत को प्राप्त है। तो ये भी याद रखना है, यूएन महिला रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 171वां मिला है। और पहले स्थान पर कौन है? तो यह है फिनलैंड। ठीक है, अब थोड़ी सी कैबिनेट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कैबिनेट शब्द का उल्लेख पूछे किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 352 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है। अगर देश में आपातकाल लगाना होता है तो इसके लिए जो है प्रावधान किया गया था संविधान में संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन यानी 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था 1978 में। ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो आपातकाल है इस पर आपातकाल लगाने के लिए जो मंत्री होंगे उनको जो है जो प्रधानमंत्री होंगे उनको जो है किससे जानकारी लेना है? तो उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से जो है डिस्कस करके ही आपातकाल लगाना है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था 1975 में आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यहाँ से जानकारी जो है आपातकाल के समय जो है कैबिनेट मंत्रियों से सलाह ना लेकर ये सिर्फ एक सीएम से सलाह लेकर जो है आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। और ये सीएम कहाँ के थे? तो ये सीएम थे वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है बुरी बात यही थी कि ये जो है कैबिनेट से सलाह ना करके रातों रात जो है सिर्फ एक सीएम से डिस्कस करके और 1975 की रात को जो है क्या कर देती हैं? आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। ठीक है, तो आपातकाल शब्द का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 352 में किया गया है। अगर बात करें मोदी कैबिनेट 3.0 कार्यकाल शुरू हो गया है, इसमें कुल कितने मंत्री शामिल हैं? तो इसमें 71 मंत्री शामिल हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर। तो टोटल कितने शामिल हैं? 72 मंत्री शामिल हैं। अगर बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री में अगर पूछे मैक्सिमम कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं कैबिनेट मंत्री में, तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है शामिल हो सकते हैं। यानी कि 15% कितना हो जाएगा लोकसभा की सीट का? तो वर्तमान में 543 सीट है। लोकसभा का 543 सीट है और इसका 15% कितना हो जाएगा? 82 सीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं? तो 82 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 72 हैं। और यह बात किसमें उल्लेख किया गया है कि लोकसभा की कुल संख्या में 15% कैबिनेट मंत्री होंगे? तो यह संविधान के 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में बताया गया है। अगर बात करें कि मोदी 3.0 में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो यह बनाए गए हैं राम मोहन नायडू जी। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है उड्डयन मंत्रालय। जबकि बात करें वहीं पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी राजकुमारी अमृत कौर जी। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूछे पहला देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, तो वह है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न हमारा है, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 की पहली बार सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाई इम्पल्स कंपनी। कौन सा है? हाई इम्पल्स कंपनी। ठीक है, ये पूरा याद रखेंगे। हाई इम्पल्स कंपनी है जिसने अभी हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित SR-75 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह पैराफिन ऑयल कौन सा होता है? यह मिट्टी का तेल होता है। ठीक है, हाल ही में कांस 2024 में मानद पामदी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रिप को। किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रिप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न हमारा है,
हाल ही में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त SVOM मिशन लॉन्च किया है? तो किसका अध्ययन करने के लिए गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए SOVM मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन और फ्रांस ने मिलकर। इसके बारे में जानकारी देखें। SVOM मिशन को लॉन्च किसने किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन और फ्रांस ने। इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? S फॉर स्पेस, V फॉर वेरिएबल, O फॉर ऑब्जेक्ट और M फॉर मॉनिटर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। SVOM मिशन के तहत पूछे किसका अध्ययन किया जाएगा? तो गामा रे बर्स्ट का अध्ययन किया जाएगा। गामा रे विस्फोट अगर पूछे कहाँ पर होता है? तो यह ब्लैक होल में इसका विस्फोट होता है। और पूछे कि इस मिशन को किसने लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च तो किया है चीन और फ्रांस ने मिलकर। और पूछे कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट, इससे लॉन्च किया गया है। और कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सियांग प्रांत से लॉन्च किया गया है। और यह प्रांत जो है किस देश में है? तो यह चीन में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जो है मटाला एयरपोर्ट पर अधिग्रहण किसने पाया है? तो भारत और रूस ने मटाला एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया है। और मटाला एयरपोर्ट अगर पूछे किस देश में है? तो यह श्रीलंका में है। कहाँ पे है? तो यह श्रीलंका में है, यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का अगर पूछे निर्माण किसने किया है? तो भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात भारत ने किस देश को किया है? तो फिलीपींस को किया है। किसे किया है? तो फिलीपींस को किया है, यहाँ से याद रखेंगे। लूपेक्स मिशन अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो लूपेक्स मिशन पर कार्य करेंगे इसरो और जाक्सा मिलकर। ठीक है, तो इसरो हमारे भारत का स्पेस एजेंसी हो जाएगा और जाक्सा जो है जापान का हो जाएगा। निसार जो है इस पर जो है कौन से दो देश कार्य करने वाले हैं? तो निसार का फुल फॉर्म हो जाता है N फॉर नासा, I फॉर इसरो हो जाएगा। सिंथेटिक S से हो जाएगा सिंथेटिक, A से हो जाएगा अपर्चर, R से हो जाएगा रडार। तो नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पर यह कौन कार्य करने वाले हैं? तो नासा और इसरो कार्य करने वाला है। और जो ये लूपेक्स मिशन है यह कहाँ भेजा जाएगा? तो यह चांद के पोल पर अध्ययन करने वाला है। ठीक है। ISA एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका निर्माण अगर पूछे इसका गठन किसने किया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। और ISA का अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ करी है? तो यह प्रारंभ करी है ICICI बैंक ने प्रारंभ करी है। हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन बने हैं? तो जॉन स्विनी बने हैं। कौन बने हैं? जॉन स्विनी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है चौथा प्रश्न, यहाँ से देख लेते हैं। हाल ही में WTT कंटेनर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी बनी है? तो WTT कंटेनर लागोस 2024 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीजा अकुला जी। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। WTT मतलब वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेनर लागोस 2024 में इसका आयोजन किया गया था। लागोस मतलब कहाँ? लागोस जो है यह कहाँ है? तो यह नाइजीरिया की राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है? तो नाइजीरिया की राजधानी है, यहाँ से याद रखेंगे। और इसका अगर बात करते हैं कि यह किसका कप है, तो यह किसका टूर्नामेंट है? तो यह वर्ल्ड टेबल टेनिस टूर्नामेंट, यानी कि कह सकते हैं यह कि टेबल टेनिस का यह टूर्नामेंट है। ठीक है, इसमें जो है महिला वर्ग में विजेता कौन बनी है? तो श्रीजा अकुला जी बनी है। और इन्होंने किसको हराया है? तो चीन की प्लेयर को हरा दिया है। और ऐसा कारनामा करने वाली श्रीजा अकुला पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, और भारत में अगर पूछे कि नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बन गई है श्रीजा अकुला जी। ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि इस खेल का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो लागोस, जहाँ पे लिखा है लागोस लिखा है। और यह किसकी राजधानी है? तो नाइजीरिया की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कुछ खिलाड़ियों के खेल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। दिव्या कीर्ति जी किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल है घुड़सवारी। आदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फ से है। और मनीषा कल्याण जी का फुटबॉल से संबंधित है। और सलीमा टेटे ये झारखंड की हैं और ये इनका खेल है हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो इनका नाम हो जाएगा अमन
सहरावत। कौन है? इनका नाम हो जाएगा अमन सहरावत। हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। अगर वही बात करें हाल ही में इफ़को का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिलीप संघानी जी को बनाया गया है। दिलीप संघानी जी को इफ़को का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 5वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें बात करते हैं भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। इसके बारे में अध्ययन करें तो हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, इसमें पूछे भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को जो है टॉप 10 में जगह मिला है। तो आप सभी इसके लिए हैप्पी हो जाइए, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी सच्चाई बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी अभी जो है फ़िलहाल के लिए खुश हो जाइए। तो हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? तो चीन को मिला है। और दूसरा स्थान किसे मिला है? तो यूके यानी लंदन को दूसरा स्थान मिला है। अब हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट इसमें बताया गया है प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? इस इंडेक्स का मतलब हो जाता है करोड़पति देश से बाहर जा रहे हैं, यानी कि भारत में जितने भी करोड़पति हैं वो जो है अपने देश से बाहर जा रहे हैं। और बाहर जाने के मामले में भारत जो है कितने स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी कि जो भारत में करोड़पति बन रहे हैं तो यहाँ पे असुरक्षित महसूस करते हुए वो दूसरों देशों में बाहर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है कि जो करोड़पति बन रहे हैं वो बाहर देशों में भाग जा रहे हैं। और इस मामले में सबसे ज़्यादा करोड़पति किस देश से बाहर गए हैं? चीन से। दूसरे नंबर पर यूके यानी ब्रिटेन से गए हैं। और तीसरे नंबर पर अपने भारत से जा रहे हैं, ठीक है। 4 ये महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में आप सभी को याद रखना है। फायर पावर इंडेक्स यानी कि किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है, इस मामले में भारत को चौथा स्थान मिला है। यात्रा और पर्यटन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत को 109वां स्थान मिला है। और प्लास्टिक कुप्रबंधन यानी कि प्लास्टिक के मैनेजमेंट में भारत को, यानी कि सबसे खराब मैनेजमेंट के प्रदर्शन में भारत को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि यहाँ पे प्लास्टिक का मैनेजमेंट अच्छी तरह नहीं हो रहा है, दूसरा स्थान मिला है। और पूछे पहला स्थान किसका है? तो प्लास्टिक कुप्रबंधन में पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पूछे कौन सा है? चीन है। और पूछे व्यापारिक घाटा किसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा है? तो वह भी चीन के साथ है व्यापारिक घाटा। और पूछे व्यापारिक फ़ायदा अगर पूछे किस देश के साथ है भारत का, तो वह है USA के साथ, ठीक है। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो कहाँ पर भारत ने अपना मंडप स्थापित किया है? तो नीदरलैंड में स्थापित किया है। ये यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। छठा प्रश्न देखें तो छठा प्रश्न है, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो 64वें क्रम की अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पर हो रही है? तो यह बैठक हो रही है नई दिल्ली में। इसके बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। और इसमें पूछे कि इस संगठन में टोटल कितने देश शामिल हैं, तो 85 देश शामिल हैं। और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 64वीं परिषद की बैठक पूछे कहाँ पर होने वाली है, जो है नई दिल्ली में होने वाली है, ठीक है। और इसमें पूछे कि अब की बार 64वें क्रम की बैठक में अगर पूछे इसका होस्ट कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली भारत में हो रहा है। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोनों भारत करने वाला है, ठीक है। तो होस्ट भी भारत करेगा और अध्यक्षता भी भारत करने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत है। सबसे बड़ा उपभोक्ता मतलब खाने पीने के मामले में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत है। यानी कि सुबह में चाय, दोपहर में चाय, शाम में चाय, रिश्तेदार के आने पर चाय, रिश्तेदार के जाने पर चाय, कोई स्ट्रेच हुआ तो चाय, और ठंडी लगी तो चाय, गर्मी लग रही तो चाय। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि भारत जो है दिन भर में कितनी चाय पीता है। तो सबसे ज़्यादा चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो वह है भारत, ठीक है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा खपत चीनी की होती है। बाउल ऑफ शुगर किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। ब्लड टेबल शुगर मतलब देखते होंगे कि जो जैसे कोई बड़े लोग होते हैं तो उनके लिए जो है प्लेट में शुगर आती है जो ऐसे ऐसे टुकड़ों में होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे टुकड़ों में होता है, उसे जो कहते हैं टेबल शुगर, ठीक है। तो ये होता है टेबल शुगर। तो टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन
यूज़फुल होता है किसमें, तो इंसुलिन में, ठीक है। तो जो ब्लड शुगर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन्स यूज़फुल है, तो वह है इंसुलिन। ब्रेन शुगर किसे कहते हैं, तो गैलेक्टोज को जो है ब्रेन शुगर कहते हैं। माल्टोज कैसे बनता है, तो यह बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाकर जो है माल्टोज बनता है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा की घोषणा किसने करी है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा किसने दिया है, तो यह प्रदान करता है UAE, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है, तो 6G से जापान किसने लॉन्च किया है, तो जापान जो है 6G डिवाइस लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न है 7वां। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सही जवाब हो जाएगा NS राजा सुब्रमण्य जी, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करें तो कुछ महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों के नियुक्ति को देख लेते हैं। जैसे सेकंड CDS कौन बने हैं, तो अनिल चौहान जी बने हैं। नेवी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। और आर्मी अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। जबकि आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, यानी कि आर्मी के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं NS राजा सुब्रमण्य जी, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये दूसरे क्रम के बने हैं और इनका नाम है अजय मानिक राव जी। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो R वेंकट रमणी जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो यह है राजीव कुमार जी। और NCSC के अध्यक्ष यानी NCSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है किशोर मकवाना जी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को सौंपी गई AK-203 असाल्ट राइफल किसके सहयोग से बनाई गई थी, तो AK-20 असाल्ट राइफल किसके सहयोग से बनाई गई थी, तो भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई थी। और यह कहाँ पे बना था, तो यह बना था कोरबा में। कोरबा स्थान कहाँ पे है, तो कोरबा में बना था। कोरबा स्थान पूछे कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में यूनिसेफ की मदद से विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किसने लॉन्च किया है, तो ड्रीम्स पूछे किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है असम ने, ठीक है। यानी कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा बन गया है, तो भारत के इसमें 3 शहर और शामिल हैं और अभी कल जो है चौथा शहर शामिल किया गया है, उसका नाम हो जाएगा श्रीनगर। विश्व शिल्प शहर सूची में पूछे कि भारत का चौथा शहर कौन सा शामिल किया गया है, तो श्रीनगर शामिल किया गया है। बाकी के 3 देश कौन शामिल किए गए थे, तो पहले नंबर पर जयपुर, दूसरे नंबर पर मल्लपुरम और तीसरे नंबर पर मैसूर, ठीक है। और चौथे पर कौन शामिल किया गया है, श्रीनगर। तो ऑप्शन जो है 3 इनमें से उठा के रख देगा और चौथा कोई और शहर मान लीजिए जयपुर, चौथा शहर मान लीजिए अहमदाबाद को शामिल कर देगा और पूछ लेगा आप सभी से कि इसमें जो है विश्व शिल्प शहर में शामिल कौन सा देश नहीं है, ठीक है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यूनेस्को के क्रिएटिव लिस्ट सूची में शामिल भारत के शहर कौन कौन से हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्रिएटिव लिस्ट में शामिल भारत के शहर किस श्रेणी में, तो संगीत में कौन सा शहर शामिल किया गया है, ग्वालियर को शामिल किया गया है। और साहित्य में कौन सा शहर शामिल किया गया है, तो कोझिकोड को शामिल किया गया है। और केरल सरकार के द्वारा यह राज्य जो है पूछे यह शहर कहाँ पे है, तो केरल में है। और केरल के द्वारा जो है कोझिकोड दिवस कब मनाया जाएगा, तो यह 25 जून को यानी कल से मनाने की घोषणा भी केरल सरकार के द्वारा कर दी गई है, ठीक है। अगर वही बात करें यूनेस्को में भारत के 2 शहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, तो वो दोनों शहर कौन कौन से हैं, तो एक शहर है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। तो 2 शहर आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है, किस पुरस्कार से, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पहली जर्मन लेखिका कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा जेनी अर्पनबेग, ठीक है। जेनी अर्पनबेग इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जेनी अर्पनबेग। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है,
तो किस क्रम का है? दूसरे क्रम का। तो पहला और दूसरा दोनों देख लेते हैं। तो पहला कहाँ हुआ था? ब्लेचले में हुआ था। ब्लेचले में हुआ था। ब्लेचले स्थान कहाँ पे है? तो यूके यानी लंदन में है। और दूसरा स्थान पूछे कि दूसरा एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह साउथ कोरिया में आयोजित होगा और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में होगा। कहाँ पर होगा? तो सियोल में इसका दूसरा बैठक होना है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत 6G अलायंस ने किस देश के आउलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? आउलू नहीं याद हो सकता है तो उल्लू याद कर लेना, ठीक है, तो इससे आसानी हो जाएगा। तो उल्लू विश्वविद्यालय का संबंध पूछे किस देश से है? तो फिनलैंड से हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करें तो भारत जो है भारत का 5G अलायंस जो है अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो आउलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और यह विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो यह फिनलैंड का है, ठीक है। कहाँ का है? तो यह फिनलैंड का है। अगर बात करें फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? हेलसिंकी है। हेलसिंकी है। और फिनलैंड को जो है क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। तो आउलू विश्वविद्यालय के साथ पूछे किसने से समझौता किया है? तो भारत 5G अलायंस ने किया है, ठीक है। और हेलसिंकी की राजधानी हेलसिंकी पूछे किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की। और फिनलैंड को जो है झीलों का देश भी कहते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आउलू विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो यह फिनलैंड का है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया है? तो रेमल का नामकरण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओमान ने किया है। अगर पूछे रेमल का अर्थ क्या है? तो रेमल का अर्थ है रेत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? तो पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं पायल कपाड़िया जी। कौन बन गई हैं? तो पायल कपाड़िया जी बन गई है। ये यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाएगा दीपा कर्माकर। कौन? तो दीपा कर्माकर इनका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने लॉन्च किया है? तो स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम सरकार ने शुरू किया है। स्कूल इन अ बॉक्स पहल अगर पूछे किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है असम सरकार ने। और पूछे कि असम के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा जी ने यह पहल शुरू किया है। यह पहल क्यों शुरू किया है? स्कूल इन बॉक्स क्यों शुरू किया गया? क्योंकि आप सभी को पता है कि मानसून आने वाला है, ठीक है। तो मानसून आने वाला है तो सबसे ज़्यादा अगर बाढ़ से प्रभावित भारत के कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित राज्य हो जाते हैं असम। और दूसरा पूछे कौन सा हो जाता है? तो दूसरा हो जाता है बिहार, ठीक है। तो ये दो राज्य भारत के सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। बिहार में जो है कौन सी नदी तबाही मचा देती है? तो कोसी नदी बिहार में तबाही मचाती है। और वही बात करें असम में कौन सा नदी तबाही मचाता है? तो चीन से आते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह जो है कहाँ पर तबाही मचाता है? तो यह असम में मनाता है। तो इसके चलते जो है बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके लिए जो यहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा जी हैं, उन्होंने स्कूल इन बॉक्स यानी कि जहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है वहाँ पर जो है अध्यापक जाएंगे और बच्चों के लिए एक बॉक्स होगा जिसमें कॉपी, किताब, कलम, सब कुछ सारा उनका जो है प्रोडक्ट पढ़ने वाला जो होगा उसी बॉक्स में रखकर बच्चों को पढ़वाने जाएंगे, ठीक है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विकसित किया गया है स्कूल इन अ बॉक्स पहले से आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो यह ऐसा करने वाला तेलंगाना हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल परीक्षण किया है? तो अग्निबाण का अगर पूछे किसने सफल परीक्षण किया है और यह क्या है? अग्निबाण एक 3D प्रिंटेड इंजन है। तो अग्निबाण का पूछे किसने सफल परीक्षण किया है? तो अग्निकुल रॉसकॉस ने किया है। किसने किया है? रॉसकॉस कंपनी ने किया है। ये यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने विकसित किया है? तो आपको बताना है कि दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट को किसने विकसित किया है, किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान ने बनाया है। स्टूडेंट अभी कल जो है एक बच्चे ने जो है कमेंट किया था कि सर जो है जो कुमार गौरव सर
मेधान से सीरीज पढ़ाते हैं, इसका भी जो है क्वेश्चन करा दीजिए। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं 10 मिनट के अंदर में जो है इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। मतलब 10 मिनट में इसका जो है जो कुमार गौरव सर आज के विधान सीरीज में पढ़ाए होंगे क्वेश्चन, इसको मैं इवनिंग में जो है करा दूंगा। कितने मिनट में? तो 10 मिनट के अंदर करवा दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल दूंगा। तो बस, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई और चीज़ चाहिए तो आप सभी को वो भी कमेंट करके बताएं, या फिर कोई वीडियो में प्रॉब्लम दिखे तो वो भी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मेधान से सीरीज आज मैं शाम को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।